नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आपको पता है TI जो अभी वैकेंसी निकली हुई है उसका हम हर दिन आपको एक सेट लेकर आते हैं, है ना। रोज़ आपको एक एक सेट का प्रैक्टिस कराया जाता है ना। क्या जी, यही ना होता है? ठीक है, तो आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगले सेट में कैसा कैसा क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत हुआ है और वही क्वेश्चन को एक एक आप लोग भी पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान से कॉपी किताब निकाल लीजिए, एकदम ITI का सेट है, बनाइएगा ज़रूर, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लीजिए। पहला क्वेश्चन बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। तुमको प्रॉब्लम हुआ ये क्वेश्चन, फॉर्मूला याद है नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 400√3 दिया हुआ है तुम्हारे पास, है ना। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये क्षेत्रफल तुम्हारे पास दिया हुआ था 400√3। ठीक है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3 से √3 कट गया, यहाँ से क्या हो गया सर, 4 इधर जाएगा तो a² = 400 × 4, a = √16, तो a बराबर कितना हो गया सर, 40। ठीक है, a बराबर कितना आ गया, 40। अब भुजा निकल आया है और परिमाप आपसे पूछा गया है ना। तो परिमाप क्या होता है सर, 3 है, यानी तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, 40 × 3 120 मीटर। इस समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो 120 मीटर होगा। समझ गए हैं? वेरी गुड, उतारिए। आया समझ में? नहीं आएगा तो पूछना है, बनाए हो सेट। ठीक है, ठीक, चलिए उतार दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा, ये वाला देखिए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी लिखा रहा है। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप मूल परिमाप का कितना गुना हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका मूल परिमाप कितना गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। त्रिज्या को क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं। r को, पहले r था, अब हम उसको 3 गुना करेंगे तो 3r हो जाएगा, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, बोलो क्या होता है वृत्त का परिमाप, 2πr, यही होता है। अगर मान लीजिए पहले त्रिज्या x था, अब 3 गुना किए हैं तो 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब पहले जो हमारा ये था 2πr की जगह x, पहले ये था परिमाप, अब क्या हो जाएगा 2π3x हो जाएगा कि नहीं। आपको पता है ये क्या है, 2πx × 3 है कि नहीं। तो आप खुद देखकर बताइए इससे ये कितना गुना है, 3 सिर्फ ज़्यादा है कि नहीं, यानी कि 3 गुना है कि नहीं। तो परिमाप भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। समझ गए? बहुत आसान था। वृत्त की परिमाप 2πr होता है, पहले 2πx था, अब 2πx हो गया, यानी कि परिमाप 3 गुना हो गया। अगर त्रिज्या को 3 गुना किए हैं तो परिमाप भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? उतारिए, सही सही उतारिएगा। उतार लिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक रेडियो को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो उसे 20% की लाभ होता। रेडियो का क्रय मूल्य क्या है? क्या बोला गया कि एक रेडियो है जिसको वो 15% के लाभ पर बेचा था। कहता है कि अगर इसी रेडियो को 600 रुपये में बेचते तो 20% का लाभ हो जाता है ना, तो क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में जो 15% का लाभ दिया हुआ है ना शुरू में, उसका कोई यूज नहीं है। समझ गए? क्यों सर? क्योंकि आपने कितना पर बेचा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी आप क्या कह रहे हैं कि अगर हम 600 रुपया में बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ होगा। समझ गए? इसका मतलब कि अगर आपका सामान 100 का रहा होगा तो आप उसको 20% के लाभ पर बेचेंगे। इसका मतलब 120 में बेचेंगे। कैसे सर? 100 का 20% 20 होगा तो इसमें 20 ऐड हो जाएगा, 120 में बेचेंगे। जबकि आप बेच रहे हैं 600 में, इसका मतलब 600 आपका 120 का वैल्यू है। आप पूछे क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100, तो 100 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि 500। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा 500 रुपया होगा। समझ गए? आ रहा है समझ में? उतारिए, कितना होगा? 500 रुपया। उतारिए आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हो गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन से छूता है तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? देख लिए क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक पेड़ क्या हुआ, हवा के झोंके से टूटा है, वो ज़मीन पर जब छुआ है ना जहाँ से, तो वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना? तो आपसे पूछा जा रहा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, है ना? जब जो ऊपरी भाग टूटकर गिरा है वो पेड़ के ज़मीन से कितने मीटर की दूरी पर है? 2√3 मीटर की दूरी पर है ना? ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के तो कोई क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं, या आइडेंटिटी का मान नहीं याद है, या हमने जो क्लास लिया था उसको आपने दोबारा देखी नहीं है। अरे भाई कभी रूम पे पढ़ते हैं, पढ़ा कीजिए, है ना? कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो हमें थोड़ा सा आप लोगों पे डाउट होने लगता है ना? सारा आपको बताए थे। देखिए ये एक पेड़ है, ठीक है? इस पेड़ की डाली को मान लीजिए यहाँ से ये A, ये B और ये C, ठीक है? ये AB वाला जो पार्ट है वो टूटकर ज़मीन पर गिरा और जो मिला है ना जहाँ पर, वो 60 डिग्री के कोण को छुआ जमीन पर। कितना छुआ है? 60 डिग्री के कोण। मान लीजिए इसको बिंदु दी। तो आप एक बात समझ जाइए सर, ये जो AB होगा यही पार्ट टूट कर गिरा है जो BD हमारा बना है, यानी कि यहाँ से AB और BD बराबर होगा। आपसे जो पूछा गया है वो AC पूछा गया है, पेड़ की ऊंचाई क्या है? AC = वाट, यही क्वेश्चन है। और कहा है ये ज़मीन से कितने दूरी पर टूट कर गिरा है? 2√3 पर गिरा है। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना? हमने आपको बताया था 10, 30, 60, 45, इन 3 का मान आपको याद रखना है। सारे आइडेंटिटी का, tan थीटा का, sin थीटा का, cos थीटा का, तीनों आइडेंटिटी का 30, 60, 45 का मान आपको याद रखना है, ठीक है ना? और उसको मान नहीं भी याद रहा तो आपको हम बताए थे कि जब 60 होगा तो ऐसे करके बताते थे 1, 2√3 ऐसे करके हम आपको बताए थे। 30 होगा तो क्या होगा, है ना? अभी 60 है तो 60 में जो बेस होता है वो 1 का होता है और ये √3 का होता है, और ये कितना होता है? 2 का होता है। ये हमारा रेशियो होता है 1:√3:2 का। इसको बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, है ना? इसका रेशियो होता है हमारे पास। तो दोस्तों अभी एक बात बताइए, 1 का वैल्यू आपके पास है 2√3, कितना है? 2√3। तो √3 का वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ से निकाल देना था। 1 का वैल्यू 2√3, तो √3 का √3 × 2√3 यानी कि 6।
तो ये जो वैल्यू है BC वो हमारे पास निकल कर आ गया 6। ठीक है, अब हमें चाहिए BD, तभी तो इसमें जोड़ेंगे। BD के लिए सर 1 का वैल्यू √2√3 था, अभी 2 यहाँ पर है तो 2 का वैल्यू निकालना है, तो 2 × 2√3 यानी कि 4√3। तो हमारे पास BD भी आ गया 4√3 आ गया कि नहीं। अब हमारा जो AC है, AC वो क्या है, AB प्लस BC, और AB की जगह हम क्या रख सकते हैं सर, BD, तो BD प्लस BC, और आपने BD और BC निकाला है 4 + √3 और सॉरी 4√3 प्लस 6, यही आंसर हो जाएगा। 6 + 4√3 पेड़ की ऊंचाई होगा, कितना होगा, 6 + 4√3। आया समझ में। इतना लिखना नहीं है, ये हम अभी आप लोगों के बताने के लिए बता रहे हैं, एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। कहेंगे सर 1 का वैल्यू इतना, 2 का वैल्यू इतना, √3 का वैल्यू इतना, इन दोनों को जोड़ना है और लिखना है। हो गया क्वेश्चन खत्म, समझ गए, उतारिए। देखिए क्या करा कि यदि 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा इज इक्वल टू 4 हो और थीटा न्यून हो तो tan² थीटा का मान क्या होगा। देख लिए क्वेश्चन, क्या कहा, 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा बराबर 4 है और थीटा न्यून है तो tan² थीटा का मान क्या होगा, यही तो पूछा है। 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से देखिए 7 sin² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 4 sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा, ये 3 cos² थीटा पहले से है इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 sin² थीटा प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये कितना है सर, 4 है। 4 sin² थीटा प्लस, ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 और 3 पहले से था, है ना, तो 4 sin² थीटा इज इक्वल टू 4/3 आ गया, 3 इधर से, ओहो सॉरी 3 - 4, 4 - 3, ये 3 है प्लस का इधर आएगा तो माइनस, तो sin² थीटा बराबर 1/4 आ गया आपको। कितना आ गया sin² थीटा, 1/4। आपसे पूछा गया है tan² थीटा इज इक्वल टू वाट, तो tan थीटा बराबर क्या होगा सर, sin² थीटा बट्टे 1 माइनस sin² थीटा बताए हुए थे, सिर्फ sin/cos ही नहीं याद रखना है, tan का मतलब sin² थीटा बट्टे 1 माइनस sin² थीटा। अब सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, कर दीजिए 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4, ऊपर 1/4 मल्टीप्लाई 4 में से 1 गया तो 3 यानी कि 4/3, 4 से 4 कट गया 1/, tan² थीटा का मान 1/3 हो जाएगा। समझ गए, आया समझ में, उतारिए 1/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसको सटाओ ना, आते हो तो सटा तो थोड़ा करो, है ना, उतार लिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, उतार लिए, ठीक, कह रहा है कि 35 छात्रों की कक्षा का औसत भार 47.5 kg है। यदि अध्यापक की भार को शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में ½ kg का इंक्रीजिंग हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है ना, वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार कितना है, अध्यापक का भार कितना है। हमने आपको बताया था एवरेज चैप्टर में गुना भाग तो करते ही रहते हैं, उसका एक और तरीका है जो हम आपको बताए हुए थे, है ना, उसी तरीका पे बनाएंगे। देखिए पहले जितना आदमी था, अब एक अध्यापक आया तो आदमी की संख्या में 1 की वृद्धि हो गई, जिसके कारण औसत में वृद्धि हो जाएगी। अगर ज़्यादा भार लेके तो अध्यापक है, विद्यार्थी से ज़्यादा उम्र का होगा तो
औसत भार में वृद्धि होगा ही, इसीलिए औसत में हाफ kg का वृद्धि है, आधा का वृद्धि हुआ है। यानी कि सर 35 छात्रों की जो आपको दिया हुआ था एवरेज, वो 47.5 दिया हुआ था। अब एक अध्यापक आ गया तो आदमी की संख्या 26 हो गई और भार हमारा 0.5 बढ़ा था तो 48 हो गया, है ना। इधर से देखेंगे सर प्लस का 1, इधर भी देख रहे हैं पॉइंट का 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, नए व्यक्ति की भार आ जाएगा। बताए हुए थे, 1 को 48 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 35 को 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 48 प्लस यहाँ पर देखिए पॉइंट हटेगा तो 10, 5 गुना 10, 17.5, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर 0.5 तो रहेगा, 8 7 15, 4 और 5 और 1 6, यानी अध्यापक की जो उम्र होगी या भार होगा वो कितना है 65.5। समझ गए, kg, अच्छा भार वेट है, उम्र नहीं है, वेट है, 65.5 kg। आया समझ में, आ गया होगा। 35 था हमारे पास पहले विद्यार्थी, इतना औसत था। अब अध्यापक आ गया तो 36 हो गया, अब औसत बढ़ गया, तो हमने कहा इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, तो अध्यापक की नई चीज़ों का जो होता है भार वो आ जाता है ना। ठीक है, ये कैसे आता है हमने पूरा एवरेज के चैप्टर में बनाए हैं, आपको नहीं देखे तो जाकर देखिए चैनल पे, है ना, सब पढ़ा हुआ है, इन लोगों को तो पूरा पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उतारिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एक 2 अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। क्या कह रहा है कि यदि एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्याओं का योग 88 है, तो आपको उसके अंकों का योग पूछा जा रहा है ना। संख्याओं के अंकों का योग क्या है, ये अंकों का योग इतना जोड़ दिया, इतना घटा दिया, सब सेट में क्वेश्चन आता है, यानी कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा गया था पिछले बार से, तो अभी तक जो एग्जाम हुए हैं जिससे सेट से, तो आगे भी पूछा जाएगा, है ना। तो आप ध्यान से बनाना। अच्छा, 2 अंकों की संख्या होता क्या है, 2 अंकों की संख्या को हम कैसे लिखते हैं सर, 10x प्लस y की फॉर्म में लिखते हैं, और इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो आपको दिया हुआ है 88, कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है ना। तो देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 88, तो x प्लस y, 11 कॉमन आ गया 88, x प्लस y इज इक्वल टू 88/11 यानी कि 8। तो दोनों संख्याओं का जो योग आ गया वो कितना है 8 है। बहुत आसान क्वेश्चन था, दोनों संख्या का योग कितना है 8 है। आया समझ में, ठीक है, आप लोगों को भी आया समझ में, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, बिहार ITI का ये जो सेट का डिस्कशन चल रहा है उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। अपने दोस्तों को भी बताइए, दोस्तों में शेयर कीजिए कि दोस्तों यहाँ पे बिहार ITI का रोज़ एक सेट कराया जा रहा है मैथ्स सेक्शन का, है ना। तो ये आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हम अगला अपडेट लेकर आएंगे, अगले सेट डिस्कशन करेंगे, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा वो वीडियो। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली सेट में। ठीक है।